देखो बेटा, टॉपिक है मेरे पास जो चलेगा वो रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले मैंने अभी आपसे बात की थी कि मेरे पास 7 फिनोमिनन है। तो रिफ्लेक्शन को तो साइड करो अभी, लेकिन जब ऑप्टिक्स आप शुरू करते हो तो इसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल हमेशा साथ होने चाहिए। 22 इयर्स में मैंने देखा है कि जो बच्चे जरा भी लापरवाही करते हैं ना इसके साथ, ऑप्टिक्स के साथ, उन्हें कभी मार्क्स नहीं मिलते। 3 बेसिक प्रिंसिपल है इसके। सबसे पहला कि रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट पाथ होता है। रे सीधी चलेगी, ऐसे नहीं न्यू घूम के ऐसे आ जाएगी। यदि उसके अंदर बेंडिंग होगी तो एक शार्प बेंडिंग होगी, देयर इज नो कर्व। जब बेसिक प्रिंसिपल यह है कि किसी भी रे ऑफ लाइट में कर्व नहीं हो सकता, तो जब आप हाथ से रे ड्रॉ करते हो तो टीचर कैसे कंसीडर कर लेगा उस बात को? आपको एक रे डायग्राम आया, सपोज आपको माइक्रोस्कोप बनाने के लिए आया, आपके पास स्केल था नहीं, आपने हाथ से ड्रॉ कर दिया। अब हाथ से जरा सी रे कहीं ना कहीं तो कर्व आएगा, और यदि एक बार कर्व आ गया ना बेटा तो टीचर वहीं काट देगा। बच्चा कहता है कि मैं तो 65 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करके आया था और मैंने 60 आने चाहिए थे, नंबर आते 30, क्योंकि एक लापरवाही आपने बरती। यदि आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब मैंने पीडीएफ भेजी थी, मैं सीधी लाइन खींच सकता था, मैंने जानबूझ के स्केल यूज किया था। तो एक तो नोट बांध लो कि भैया जब भी मैं ऑप्टिक्स पढ़ूंगा तो मेरे हाथ में एक स्केल और एक पेंसिल हमेशा रहेगी। डायग्राम पेंसिल से बनाओ। उसके 2 चीजें हैं कि यदि रे में कोई गड़बड़ होगी तो आप उसे दोबारा से इरेज करके वहां दोबारा से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और पूरी रे ऑप्टिक्स में एक इतना सा टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको रे डायग्राम ना बनाना पड़े। कंपटीशन में अलग सिचुएशन होती है कि वहां पर रे डायग्राम बना हुआ मिलेगा या इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर आप 12वीं क्लास की यदि बात करते हो तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि रे ऑफ लाइट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो कर्व। तो उसके लिए आपको स्केल और पेंसिल यूज करना। दूसरा, पूरी ऑप्टिक्स में चाहे आप रे ऑप्टिक्स पढ़ें या वेव ऑप्टिक्स पढ़ें, पूरी ऑप्टिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहने का रीजन क्या है? बेटा जी, जो रे ऑफ लाइट आती है वो एक पर्टिकुलर सोर्स है। सपोज सन से रेडिएशन आ रहे हैं, क्या आप किसी भी तरह से सन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो? एक इलेक्ट्रिक बल्ब जब लाइट एमिट कर रहा है, क्या आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो? नहीं। तो ऑप्टिक्स में क्योंकि लाइट यूज होती है और लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है, उसकी स्पीड बदल सकती है, उसकी वेवलेंथ बदल सकती है, बट फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदल सकती। और ऐसे ही ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक रे वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड नहीं बदलती। अलग अलग वेवलेंथ होगी, यदि किसी की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। दोनों की प्रोडक्ट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितने भी मैंने पढ़े थे उनमें स्पीड सेम रहती है, लेकिन जब मैं विजिबल लाइट की बात करता हूं, जब मैं ऑप्टिक्स की बात करता हूं, तो ऑप्टिक्स में हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा जब मैंने पीडीएफ सेंड की थी आपको, मेरे पहले 3 नोट थे। पहला नोट ये था कि पूरी ऑप्टिक्स जब भी आप रे कंसीडर करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ होनी चाहिए। दैट मींस रे बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, आप स्केल से बनानी है। दूसरा नोट लिखा था मैंने, इन होल ऑप्टिक्स आइदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग,
पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, जितनी भी फिनोमिनन पढ़ेंगे सबके अंदर रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और तीसरी बात, जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहीं भी एंगल मेजर करेंगे तो वो नॉर्मल से बनना चाहिए। पहले उस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करिए और एंगल नॉर्मल से होना चाहिए। यदि आप ये तीन कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखते हैं तो किसी भी रे डायग्राम को बनाते हुए आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आपका कोई मार्क्स नहीं कट सकता। तो एक तो बेटा इन तीनों बातों पर फोकस करेंगे। मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज ना होने का रीजन है कि सन की फ्रीक्वेंसी मैं नहीं बदल सकता, कोई मीडियम नहीं बदल सकता। मैं उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूं, मैं उसकी वेवलेंथ बदल सकता हूं, मैं स्पीड चेंज कर सकता हूं, पर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकता। स्पीड तो ऐसे चेंज हो जाएगी, बहुत तेज धूप हो रही थी, आप पानी के अंदर बैठ जाओ तो जब पानी में रह जाएगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। आप ग्लास चैम्बर में बैठ जाओ, ग्लास में जाके और कम हो जाएगी। तो ये बेटा स्पीड डिक्रीज की जा सकती है, वेवलेंथ को चेंज किया जा सकता है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। 3 नोट थे, अब मैं ये नोट करूं तो उससे क्या है आप याद रखेंगे इन 3 बातों को। अब बात आती है यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन। तो मेरे जो ऑप्टिक्स में जो टॉपिक शुरू होता है सबसे पहला है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा रिफ्रैक्शन में सबके अपने व्यूज हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को केवल बता दिया रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स पाथ changed due to the change in speed, and this phenomenon is known as refraction. यदि केवल यही बात रिफ्रैक्शन को समझा देंगी तो बेटा फिर आपको जो इंटरनल जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो नहीं समझ आ सकते। हर फिजिक्स में हर फिनोमिनन का एक कोज होता है, क्यों हुआ रिफ्रैक्शन। इसी में आता है व्हेन रे travel rare to denser medium, it bends towards the normal. When ray travels from rare denser to rarer medium, it bend away from the normal. क्यों bend होती है? What is the cause? सिंपल सी बात है, एक रे जब एक वैक्यूम में आ रही थी, एयर में जब ट्रेवल कर रही थी, तो जब सन से रेडिएशन निकलना शुरू होती है कॉस्मिक रेज, और मैं केवल विजिबल लाइट की बात करूं तो जब लाइट आती है तो जब अर्थ से सन तक के बीच में पता नहीं कितने सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती है। अर्थ के पास लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, F1, F2, D, E, दुनिया भर की लेयर्स होती है, और वो लेयर एटमॉस्फेयर की है। जब रे एंटर करेगी तो उनके लिए मीडियम चेंज होते जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सन से एक रे 30 डिग्री पर आके पहुंचेगी तो वो 30 डिग्री पर नहीं आएगी, क्योंकि बार बार उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जैसे ही स्पीड कम होगी तो बेटा वो बेंड होगा। और बेंड होने का रीजन सिंपल सा है कि टाइम तो उतना ही लगना है, स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। कितने बच्चे जिन्होंने स्कूटी बाइक चलाई है, आप पक्की सड़क पर थे और अचानक से सैंड आ जाए, मान ली सड़क पर बहुत सारा रेत बिखरा हुआ है, आप बिल्कुल सही चल रहे थे, उतनी स्पीड से चल रहे थे, लेकिन आप महसूस करेंगे जैसे सैंड आएगा स्पीड अचानक से कम होगी, और उस स्पीड के कम होने से आपकी बाइक या स्कूटी किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जब सडनली स्पीड चेंज होगी और आप टाइमिंग उतनी लेके चल रहे हो तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कम हुआ, टाइम फिक्स था, तो अब वो चाहेगी कि आप अब उतना पाथ कवर ना करें, उससे कम पाथ कवर करें। तो यदि आपने बेंडिंग का कोर्स समझ लिया
तो आप रिफ्रैक्शन समझिए। रिफ्रैक्शन सिंपल सी फिनोमिनन है, एक रे जिस मीडियम में चल रही थी वो सीधी चलती रहेगी, कोई बेंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही कोई डेंसर मीडियम आएगा या कोई और उससे रेयर मीडियम आएगा तो रे का पाथ चेंज हो जाएगा। रे को जहां से एमिट होना था, जहां से इमरजेंस होना था, उससे वो दूसरी तरफ से जाएगी। और ये इस फिनोमिनन को मैं रिफ्रैक्शन कहता हूं। रिफ्रैक्शन में ही जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये दो बातें यदि मैंने सीख ली तो फिर बेटा रिफ्रैक्शन डन। तो देखो पहले मैं थोड़ा लिखता हूं और आपको समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा था। अ फिनोमिनन in which path of ray of light change when it travels from one medium to another medium. This is due to the change in speed, the change in speed of light under constant frequency. और बेटा फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इक्वल्स टू 1/d। यदि बेटा यहां पर ये कांस्टेंट है तो दैट मींस टाइम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। इज नोन एज रिफ्रैक्शन of light when ray incident rarer to denser medium, then due to decreasing speed of light in constant time, it obey the short path and hence bends towards the normal। क्या होगा बेटा, नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। कैसे? ये बेटा मेरे पास कोई मीडियम था, यहां पर रेयर था, ये बेटा डेंसर। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और एक रे बेटा रेयर मीडियम से एंटर करती है डेंसर मीडियम। देखो ऐसे कर्व आ जाते हैं, पर बेटा कर्व कंसीडर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, अभी भी सीधी नहीं होती। और बेटा जी हुआ क्या, इसे ऐसे ही सीधा जाना चाहिए था। ये रे थी, इसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इंसिडेंट रे है,
और ये ए और बी और ये पॉइंट था सी, कि ये बीसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा। क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन है ये कि यहां पर स्पीड थी सी, यहां पर स्पीड थी C1। सी बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, C1 स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, और यहां पर C1 बेटा लेस देन है C से। अब यदि मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस हो गया बेटा किसके बराबर? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यदि मैं इसे d कंसीडर करता हूं तो d इक्वल्स टू द c इंटू टी। और यदि मैं दूसरे डिस्टेंस निकालता हूं C1 इंटू टी, टी कांस्टेंट है और C1 C से कम है, देन D1 लेस देन D। जो रे अब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कम होगी। और बेटा जी यदि इस मीडियम को क्रॉस करना है तो सबसे छोटा पाथ तो ये है, ये सबसे छोटा है। अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब और बड़ा हो गया। तो नॉर्मल से जैसे मैं दूर जाता हूं डिस्टेंस बढ़ जाती है, और नॉर्मल के जितना मैं नजदीक आता जाऊंगा डिस्टेंस कम होगी। तो यदि ये डिस्टेंस d है और ये d1 है तो बेटा मजबूरी है इसकी रे की कि इसे इस पाथ को ही फॉलो करना पड़ेगा। स्पीड कम हो गई, टाइम उतना ही, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगी। और कम के लिए जो इसका ये पाथ था ऐसे ना जाके ये बेंड हो जाएगी। तो ये रीजन है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो बेटा वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ब्रेवेज, ब्रेवेज, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। गरिमा, यस सर। कुछ समझ आई बात बेटा? कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। तो बेटा जब तक इस लेवल पर ऑप्टिक्स शुरू नहीं करोगे आप 14 मार्क्स नहीं ले सकते। केवल एक बच्चे को लिखा हुआ दिख रहा है, एक बार सुन लिया, एक बच्चा उस चीज को फील करे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बेंडिंग का पर्टिकुलर रीजन है और वो रीजन केवल एक ही चीज से आया कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। मैं कह दूं टाइम कांस्टेंट नहीं है तो इस बात को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि भैया बेंड होगी। तो टाइमिंग यदि एडजस्ट होगी तो वो तो बराबर डिस्टेंस में भी चल सकता है। अब यहां पर क्योंकि मैंने एक लॉक लगा दिया कि भैया पूरी ऑप्टिक्स में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। टाइम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ऑब्वियसली टाइम भी कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट है तो बेटा स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो एक बात तो बेटा ये जो मैंने बात की। अब बात आती है दूसरी कि यदि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अब स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैं डायग्राम तो यही रखूंगा और मैं यदि इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूं तो क्या होगा देखो जरा। डेफिनेशन मेरी वही रही, बस बेटा ये डायग्राम भी मैं ऐसी रखूंगा जिससे कि आप बात समझ जाएं। और बेटा जी तब मैं कहीं जाके रिफ्रैक्शन की बात कर सकता हूं। दूसरा क्या था बेटा? व्हेन रे ऑफ लाइट
denser to rarer medium, then due to increasing speed under constant time या frequency or time, it obey the largest path and hence it bends away from the normal. अब वो बेटा नॉर्मल से दूर जाएगी। अब यहां तक तो मैंने कंडीशन को मान लिया, सी स्पीड सब कुछ ठीक था। अब क्या हुआ, मैं ये मान के चल रहा था कि अब रे तो सीधी तो निकल जाएगी कम से कम यहां तक, पर अब भी ऐसा नहीं हो रहा। क्या हुआ कि ये स्पीड बढ़ गई। अब फिर वही सिचुएशन आ गई, जब स्पीड बढ़ी तो अब ये लंबा पाथ गेन करने की कोशिश करेगी और बेटा हमेशा ये इसके पैरेलल होता है। ये इमरजेंस है, ये बेटा डी है, ये ई है, और ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगी, क्योंकि जो पहले पाथ उसने, अब स्पीड सडनली बढ़ी, स्पीड बढ़ गई, टाइम बेटा उतना ही था, तो अब जो स्पीड होगी वो c हो गया, तो अब d क्या होगा, बड़ा होगा d1 से, तो वो बड़ी डिस्टेंस को या बड़े पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी। सर हाँ बेटा, सर सर स्पीड के बढ़ने का कॉस्ट, सर स्पीड के घटने और बढ़ने का कॉस्ट क्या है? बेटा मीडियम, मीडियम जितना डेंस होगा बेटा, डेंस का मतलब होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होंगे। तो जब लाइट आएगी बेटा, तो लाइट एक्चुअल में एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी होती है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम रे को दो प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं, एक होती है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, एक होती है ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये कहती है कि रे जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक कंपोजिशन हो। जैसे लाइन बनानी है बेटा, लाइन बनानी है, मैं यहां से क्या करूं, ऐसे डॉट लगाता हुआ चला जाऊं, तो ये डॉटेड लाइन होगी ना। तो कॉर्पस्कुलर कहता था कि जब सन से रिएक्शंस होती हैं, तो जो सन के चारों तरफ जितने भी, आपने डेफिनेशन तो पढ़ी थी, मैंने खोज भी लिखाया था कि विजिबल लाइट क्यों जनरेट होती है, कि जब सन की जो आउटर लेयर है उससे जितने भी एटम होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब वाइब्रेट करने लगते हैं, और जहां बेटा वाइब्रेशन होता है एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर होती है। अब इसके पास थी, अब आगे चली गई, उसके आगे चली गई, उसके आगे चली गई। कॉर्पस्कुलर कहता है कि ये एक कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स था। अब वो आगे जब एक मीडियम पर आगे बढ़ेगा तो कोलिजन होगा। यदि मीडियम डेंस था तो उतने ही कोलिजन बढ़ जाएंगे। अब जहां बेटा कोई चीज टकराएगी तो वहां पर कुछ वेलोसिटी में तो लॉस होगा। जैसे एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। सन से रेडिएशन आए, आइनोस्फीयर पे आते ही, क्योंकि वहां चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, रे की स्पीड कम हो जाती है। फिर वो बेटा आता है, आते आते जब लिथोस्फीयर में आता है तो बहुत ज्यादा स्पीड कम हो जाती है। सन से यहां तक आने में 8 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लगता है रे को। उसका रीजन, यदि उसी स्पीड से आता तो 7 मिनट में भी आ सकती थी, पर जो बहुत सारे मीडियम है वो उसकी स्पीड को कोलिजन होता है। अब आप सोचो, मान लीजिए 4-5 लोग खड़े हुए हैं, आप वहां से निकल के फटाफट चले जाओगे, आपकी स्पीड कम नहीं होगी। आप अपने घर से स्कूटी लेके निकले और रात के 2 बजे निकले, सड़क खाली थी, 5 मिनट में वहां पहुंच गए।
अब निकलो, सड़क पर रेड लाइट है, जाम है, तो वो कोलिजन नहीं है, आपकी स्पीड को क्या कर दिया बेटा, कम नहीं कर दिया। आमिर, ओके सर, थैंक यू सर। रोहित, यस सर। जितने बेटा डेंस मीडियम होंगे उतनी ही स्पीड को कम करेंगे। यहां पर एयर के बाद पहले आता है वाटर। वाटर जो है कितनी स्पीड को कम कर देता है, 4/3 टाइम्स। जो स्पीड कम हो जाती है जब मैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं, तो वो बेटा 3/4 के अप्रोक्सीमेट स्पीड को चेंज करता है। जो ग्लास है बेटा, ग्लास, जब मैं ग्लास की बात करता हूं तो ग्लास जो होता है वो स्पीड 3 × 10⁸ होती है, और वो उसको बना देता है कितना, 2 × 10⁸। तो अब देखो 3 लाख से 2 लाख किलोमीटर/सेकंड कर दिया किसने, ग्लास ने, क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डेंस होते हैं और डेंस की वजह से उसकी स्पीड बेटा कम होगी। ओके सर। अब बात आती है बेटा इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मुझे तो केवल इतनी बात समझानी थी, यदि आप हर पॉइंट पर फोकस करेंगे तो बेटा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप उसका आंसर बिल्कुल करेक्टली बेटा वहां रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब बात आती है बेटा यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो अब बेटा मिरर नहीं है, नहीं तो मुझे तो इतना अच्छा चैप्टर लगता है, इतने सारी चीजें होती हैं समझने के लिए कि बच्चे को मतलब बड़ा इंटरेस्ट आता है। पर अब मिरर रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा। तो अब आते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर 2 laws of refraction. First बेटा, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट and refracted ray all lie in the same plane। सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या मतलब है, मैंने कि ये कोई मीडियम ले लिया, जैसे कोई ग्लास स्लैब ले लिया बेटा, यहां से एक रे ऐसे आनी थी, लेकिन बेटा मैं गलत था, ये ऐसे नहीं आएगी, ये तो डॉटेड लाइन है, ये तो एक पाथ ऑब्जर्व कर लिया मैंने। यहां ये इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट था वहां पर क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल। ये है बेटा नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, और यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बेटा रेयरर, ये बेटा डेंसर, और ये बेंड हो जाता है टूवर्ड्स नॉर्मल। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्रैक्टेड रे सब एक प्लेन में। दूसरा, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन of refracted angle
is always equals to refractive index. किसके बराबर होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहां पर इसे, एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स था बेटा साइंटिस्ट, उसने दिया, और यहां के बाद ये बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। इसे कहते हैं बेटा इमर्जेंट रे। ये बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यहां से यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट। हाँ भाई, राम राम। हाँ, मैंने 1300 रुपए का बिल था, सारा भर दिया अब तक का। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं भाई, करा दिया, थैंक यू। अब तू जब आ जाए उससे देख लेना, ठीक है भाई। हाँ, ऊपर रखवा देना। तो बेटा इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्योंकि 1 मिनट ही बची है बेटा डिस्कनेक्ट होने में क्लास को, तो मैं आपको बताऊं, ये दोनों लॉ हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़े थे। मेन को जो मेरा वो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो 40 मिनट लगते हैं बेटा, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पे डिपेंड नहीं करता। एक पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे बेटा ट्यूसडे को। ओके सर। और नमस्ते। गुड इवनिंग सर। टेस्ट है, संडे को टेस्ट है 11 बजे एसी चैप्टर का। ओके सर। सर नमस्ते सर। सर जी